जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का आज हम लोग 11वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आधारित है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +Q और -Q आवेशों से मिलकर बनी हुई है, ये है हम लोग का मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम लोग दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करें, यहाँ पर -Q से +Q की दिशा में क्या लगती है, P सदिश लगती है, और यहाँ पर E सदिश भी हम लोग इसी दिशा में लग रही है। इसका मतलब है यहाँ पर P सदिश व E सदिश के मध्य कोण कितना है, यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है थीटा बराबर 0 मिल रहा है। तो अगर यहाँ पर थीटा 0 है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थापित है, तो यहाँ पर इस द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल का मान है वो कैसे रहेगा, न्यूनतम रहेगा। ठीक है, इस द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल का मान है वो कैसे रहेगा, न्यूनतम रहेगा। अगर मान लो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया जाए, थीटा कोण पर घुमाया जाए, तो अगर इसको थीटा कोण पर हम लोग घुमाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमको इस द्विध्रुव पर कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में इसको हम लोग साम्य अवस्था की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, साम्य अवस्था की स्थिति। तो साम्य अवस्था की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल का मान है वो न्यूनतम होता है। अब इसके बाद अगर इसको किसी अन्य स्थिति पर ले जाया जाए, थीटा कोण से घुमाया जाए, तो यहाँ पर उस विद्युत द्विध्रुव पर हमको कार्य करना पड़ता है। जैसे कि मान लेते हैं इस द्विध्रुव को मैंने यहाँ से थीटा कोण पर ऐसे घुमाया। ठीक है, ये क्या है हम लोग का थीटा कोण से ऐसे इसको घुमा दिया, ये +Q और -Q। इसको मैं मान लेता हूँ θ1 कोण है, ये कितना है θ1। और इसी को मैं मान लेता हूँ एक दूसरा कोण, यहाँ पे लेता हूँ θ2। अगर इसको मैंने θ2 कोण पर भी घुमाया है, θ2 कोण पर घुमाया है, तो ये +Q रहेगा, ये -Q रहेगा। तो यहाँ से यहाँ का कोण कितना है, θ2। तो मुझे यहाँ पे निकालना है दोस्तों कि आखिर इस द्विध्रुव को साम्य अवस्था से किसी कोण पर घुमाने पर कितना कार्य लगता है। अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि θ1 से θ2 घुमाने तक मुझे कितना कार्य करना पड़ा, वो अगर निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, dθ कोण के लिए द्विध्रुव को dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इसको मानते हैं dw कार्य हमको करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हम लोग को विस्थापन दिख रही है दोस्तों? नहीं, रेखीय विस्थापन नहीं दिख रही है, यहाँ पर हम लोग को कोणीय विस्थापन दिख रही है। अगर यहाँ कहीं पर कोणीय विस्थापन दिया है और हम लोग को कार्य का मान निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, टाउ गुणा dθ। टाउ क्या है यहाँ पे, बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, और अगर मान लो रेखीय विस्थापन दिया रहता है dx, तो वहाँ पर हम लोग बल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, बल आघूर्ण का मान हम लोग को पता है और कोणीय विस्थापन दिया है, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो dw बराबर क्या हो जाएगा, टाउ गुणा क्या हो जाएगा, dθ हो जाएगा। ये है द्विध्रुव को dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या कि किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो किसी द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है, टाउ का मान कितना होता है, PE sin θ, इतना होता है, हम लोग जानते हैं। इसको अगर समीकरण 1 दे दें और इस टाउ का मान अगर समीकरण 1 में रखें, अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा dw बराबर हो जाएगा PE sin θ, और ये क्या हो जाएगा, dθ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग ने ये किया गया कार्य dw है, वो किसके लिए, एक dθ विस्थापन के लिए, मतलब बहुत अल्प विस्थापन के लिए, अल्प कोणीय विस्थापन के लिए इस द्विध्रुव पर किया गया कार्य कितना है, dw है। अगर मैं बात करूं कि θ1 से θ2 तक, है ना, कोण θ1 से कोण θ2 तक घुमाने में मुझे कुल कार्य कितना करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, θ1 से θ2 तक घुमाने में कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं क्या, इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का P
पी ई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, θ1 से हम लोग θ2 तक घुमा रहे हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल कार्य W के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसका मान निकालो आप लोग। तो इसका मान अगर निकालेंगे तो P और E तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि P यहाँ पे नियत राशि है और विद्युत क्षेत्र भी एक समान है, मतलब वो भी नियत है। अंदर में क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा होता है, ये होगा θ1 से θ2 तक। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस को आप लोग बाहर निकालो तो ये हो जाएगा माइनस पी ई, और अंदर में क्या बचेगा, कॉस थीटा। और उसका अगर उच्च सीमा रखूँ तो ये हो जाएगा कॉस θ2, और निम्न सीमा रखूँ तो कॉस θ1 हो जाएगा। ठीक है, समाकलन में आप लोग जानते हो। अच्छा, यहाँ पे माइनस को अगर अंदर गुणा करूँ तो पी ई बराबर कितना हो जाएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, किया गए कुल कार्य के बराबर होगा। तो अर्थात किसी द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाने पर हम लोग को कार्य कितना करना पड़ता है, इतना कार्य करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, θ1 से θ2 कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा की गणना अगर हम लोग को करनी है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की आखिर स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है थीटा कोण घुमाने पर, उसका अगर मान लो हम लोग को मान निकालना है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये एक हम लोग की मानक स्थिति है ना, यह एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, है ना, इस वस्तु को ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर इस बिंदु ए तक, तो इस बिंदु ए तक अगर इस वस्तु को ऊपर ले जाऊँ तो यहाँ पर जो ऊर्जा है ई ए, इसका मान लेते हैं कितना है, 10 जूल है। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से, पृथ्वी की सतह से। यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा होगी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैं इसको h a ऊंचाई तक ऊपर ले जाता हूँ तो इस बिंदु A पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 10 जूल हो जाएगी। अगर मान लो उसी वस्तु को यहाँ से रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, वहाँ से अगर B बिंदु पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस B बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, 4 जूल मिलती है। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट से या जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है वहाँ से बिंदु ए की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल, और इस बिंदु से बिंदु बी की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, 4 जूल है। अगर मैं बात करूँ, आप बताओ कि बिंदु बी से बिंदु ए की जो ऊर्जा है वो कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 10 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 जूल, है ना। यहाँ से यहाँ की जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 6 जूल। लेकिन ये ऊर्जा ना होकर ये क्या हो जाएगी, अब ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन। तो इस तरह से ये ऊर्जा में परिवर्तन होती है। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम लोग किसी संदर्भ मानक से या जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, अगर वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोग को क्या मिलने वाली है, ऊर्जा मिलने वाली है। लेकिन ऑलरेडी जहाँ पर कोई ऊर्जा है वहाँ से अगर हम लोग मेज़र करें तो उसको बोलते हैं ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन आपको समझ आया। ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ से होगा, जहाँ पर 0 नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लूँ इस बिंदु पर ऊर्जा निकालना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, 0 पॉइंट कहाँ है। तो 0 से इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 10 जूल, और यहाँ से इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 4 जूल। लेकिन बिंदु बी से बिंदु ए की जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो कितना है, 6 जूल है। ठीक है, तो आपको समझ आता है कि अगर मान लो किसी भी चीज़ का हम लोग को ऊर्जा निकालनी है तो उसके लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, मानक स्थिति की ज़रूरत है। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें द्विध्रुव स्थित है। तो द्विध्रुव का अगर हम लोग अलग अलग पोजीशन लेते हैं, जैसे कि मान लो ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, एक मिनट मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फिर से बना देता हूँ। ये जैसे मान लो कि हम लोग का स्थित ऊर्जा है, सॉरी विद्युत क्षेत्र है ये। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखूं, अर्थात P सदिश और E सदिश को संरेखित रखूं, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये जो पहली पोजीशन है, ठीक है, पहली पोजीशन में ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है, सॉरी बल क्या होता है, न्यूनतम होती है, या इसमें जो ऊर्जा है वो क्या होती है, न्यूनतम स्थिति में होती है। अच्छा, अगर मैं इसको विपरीत कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसको विपरीत कर देता हूँ
मतलब माइनस क्यू को यहाँ पे रखता हूँ और प्लस क्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो p सदिश का मान है वो इसके विपरीत हो जाएगी, मतलब दूसरे वाले पोजीशन में p सदिश व e सदिश कैसा है, विपरीत है ना, विपरीत है या इसको प्रति समांतर बोलते हैं। तो विपरीत अगर होगा तो इस समय जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, अधिकतम लगेगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधिकतम बल कार्य करेगा। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में अगर इसको मैं पहला लूँ तो p सदिश व e सदिश क्या है, यहाँ पे समांतर है, समांतर है। इसका मतलब है यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 0 है। यहाँ पे दूसरे वाले पोजीशन में अगर बात करूँ तो थीटा का मान कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब है p सदिश और e सदिश विपरीत दिशा में है, तो इस समय में जो बल का मान होता है अधिकतम होता है। अच्छा, तीसरी एक कंडीशन मिल सकती है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर मान लो इस विद्युत क्षेत्र को इसके समांतर रख दूं, जैसे कि ये मान लो प्लस क्यू है, ये कितना है, माइनस क्यू है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रही है और जो द्विध्रुव की दिशा है वो इस दिशा में लग रही है। तो तीसरा कंडीशन हम लोग को मिलता है, यदि p सदिश व e सदिश लंबवत हो, लंबवत हो, तो अगर लंबवत हो तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना, थीटा का मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग को तीन अलग अलग केस मिलती हैं। अच्छा, जब यहाँ पर p सदिश और e सदिश लंबवत होते हैं तो थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। इस स्थिति में इस पर जो कार्य करने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो बल का मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अर्थात अगर मैं बोलूँ विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की लंबवत अगर रखूं तो उस समय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर बल का मान क्या है, 0 है, ठीक है। अगर मैं मान लूँ इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखूँ, अर्थात p सदिश और e सदिश को एक ही दिशा में रखूँ, समांतर रखूँ, तो वहाँ पर जो बल का मान है वो न्यूनतम होगा, अर्थात वहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। और अगर इसको विपरीत रख दूँ, p सदिश और e सदिश को विपरीत रखूँ, तो वहाँ पर जो बल का मान है वो कैसा होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। तो आप समझ पाते हो कि अगर मैं मान लूँ इसको इस दिशा में रखूँ तो बल न्यूनतम लगेगा, ऐसे रखूँ तो बल 0 लगेगा, और अगर ऐसे रख दूँ तो बल वहाँ पर अधिकतम लगेगा। तो यहाँ पर मानक स्थिति क्या मिलती है हम लोग को, मानक स्थिति ये मिलती है दोस्तों, यदि p सदिश और e सदिश लंबवत हो, है ना, p सदिश और e सदिश लंबवत हो, अर्थात अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर रखा जाए तो वहाँ पर जो है लगने वाला जो बल है उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, लगने वाला बल बोलो या तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। अर्थात यदि p सदिश व e सदिश लंबवत हो, यदि p सदिश व e सदिश लंबवत हो, अर्थात द्विध्रुव इसको मैं p सदिश लिखता हूँ, क्षेत्र e सदिश के लंबवत हो तो उसे मानक स्थिति माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होती है। तो अगर मैं मान लो हम लोग को विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो यहाँ पर सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है थीटा बराबर किस में रखना पड़ेगा, 90 में रखना पड़ेगा। तो थीटा 1 का मान यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 90 रखेंगे, मतलब π/2 में रखेंगे। और जिस भी कोण पे हम लोग को ले जाना है, इस मानक स्थिति से अगर मान लो इधर थीटा ले जा रहे हैं तो उसका मान हम लोग रखेंगे θ2 का मान हो जाएगा हम लोग का थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस समीकरण 1 में मैं θ1 का मान π/2 और θ2 का मान अगर थीटा रखूं तो यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन मिलती है
तो समीकरण एक से यहाँ पे बताओ दोस्तों, किया गया कुल कार्य है ना, ये कितना मिलेगा हम लोग को, पी ई कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस थीटा, थीटा टू का मान हम लोग क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर जो W है, किया गया कार्य, यही किया गया कार्य किस रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, है ना। तो इसको हम लिखते हैं, अच्छा ये तो कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो और यहाँ पे माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ई कॉस थीटा। ये जो किया गया कार्य है दोस्तों, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किसके रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान कैसे ले सकते हैं, U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो इस तरह से हम लोग को स्थितिज ऊर्जा का मान निकलता है। अगर इसको सदिश, ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर P और E दोनों कैसी है, सदिश राशि है। तो इसको अगर मैं लिखूँ तो U माइनस पी सदिश डॉट E सदिश हो जाएगा, दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हो जाएगा। तो यही किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं रब करता हूँ तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आखिर यहाँ तक इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 3 अलग अलग स्थितियों की, ठीक है। अब यहाँ पर स्थितियों की बात करते हैं। स्थितियाँ, पहला स्थिति लेते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जब वैद्युत द्विध्रुव, जिसको P सदिश की दिशा में होगी, क्षेत्र E सदिश के समांतर हो। अगर ये इसके समांतर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, जो थीटा का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान अगर 0 हुआ, इसका मतलब है इस स्थिति में जो लगने वाला बल है उसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का न्यूनतम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग ऊर्जा का मान निकालें, है ना, स्थितिज ऊर्जा का मान निकालें, तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी ई, ये हो जाएगा। कब, जब वैद्युत द्विध्रुव या P सदिश E सदिश के समांतर हो, वैद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, यदि या जब वैद्युत द्विध्रुव, या इसको P सदिश बोल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र E सदिश के विपरीत हो, या इसको प्रति समांतर हो भी कहा जाता है। प्रति समांतर हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हुआ तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 180। कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो U का मान कितना हो जाएगा, प्लस पी ई, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस पी ई। तीसरा कंडीशन की बात करते हैं। तीसरे कंडीशन में जब वैद्युत द्विध्रुव या इसकी दिशा की बात करें, ये P सदिश की दिशा में होगी, क्षेत्र E सदिश के लंबवत हो। तो अगर लंबवत हो दोस्तों, तो यहाँ पर जो थीटा का मान होता है, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी ई
cos 90। तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो u का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तीन अलग अलग स्थितियाँ हमको नज़र आती है। पहले स्थिति है जब थीटा का मान कितना है 0, थीटा का मान 0 है तो u बराबर कितना आता है माइनस पी। अगर थीटा का मान 180 है तो u बराबर प्लस पी आता है, और थीटा का मान अगर 90 है तो यहाँ पे 0 आती है। तीन अलग अलग कंडीशन यहाँ पे हम लोग को मिलती है। यहाँ पे आप लोग अगर तीनों का मान देखो दोस्तों, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये कितना है 0 है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। और ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं हम लोग साम्यावस्था की स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति। ठीक है, अच्छा, या इसको बोलते हैं हम लोग स्थायी। ये किस कंडीशन में रहती है, स्थायी अवस्था में रहती है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये धनात्मक है, मतलब अगर वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की विपरीत रखा जाए, मतलब P सदिश और E सदिश के मध्य जो कोण है थीटा अगर कहा जाए वो 180 हो, या इसको प्रति समांतर कहते हैं, तो उस समय पर जो ऊर्जा का मान होती है वो अधिकतम होती है। तो इसको यहाँ पर कहते हैं अस्थायी अवस्था, है ना। इस कंडीशन में वो किस अवस्था में रहती है, अस्थायी अवस्था में रहती है। और यहाँ पे जो बल का मान है वो कैसे रहती है, अधिकतम। बल कैसे रहती है, अधिकतम होती है। अच्छा, जब वैद्युत द्विध्रुव को या P सदिश को E सदिश के लंबवत रखें, E सदिश के लंबवत रखें तो कुछ इस तरह से ऐसे रखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हम लोग को माइनस की हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगा। तो अगर इस स्थिति में रखें 90 डिग्री के कोण पर, तो वहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बल अगर यहाँ पर शून्य है तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक अवस्था, मानक स्थिति। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है, मानक स्थिति। तो इस प्रकार आपने देखा कि तीन अलग अलग स्थितियां हम लोग को प्राप्त होती हैं। जब P सदिश और E सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो वह उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी अवस्था की स्थिति। और उस स्थिति पर बल का मान क्या होती है, न्यूनतम होती है। जब P सदिश और E सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हो, तो अगर प्रति समांतर हो तो वहाँ पर वो कौन सी अवस्था में रहती है, अस्थायी की अवस्था में रहती है। ठीक है, और उस पर जो लगने वाले बल का मान क्या होती है, अधिकतम होती है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लो P सदिश और E सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात इस तरह से हो कुछ, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की मान शून्य होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानक स्थिति। ठीक है, और यहाँ पे जो लगने वाला बल है वो भी क्या होती है, शून्य होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि आखिर एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।